नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। एनडीए की सरकार तो बन चुकी है, लेकिन राजनीति गलियारों में एक बार फिर से नीतीश कुमार केंद्र बिंदु बन चुके हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ दिल्ली के अंदर जल्द ही बैठक करने वाले हैं, यानी कि महाजुटाव दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी बिहार के अंदर महामंथन करती है। अब दोनों ही क्या कुछ करने वाले हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार, क्या पलटी मारने वाले हैं, या फिर एनडीए का बिखराव होना तय है। ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब नीतीश कुमार की नाराजगी खुले तौर पर सामने आती है। शपथ समारोह में नीतीश कुमार नहीं जाते, उसके बाद से सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब ये बैठक क्या दर्शा रही है, इसके क्या संकेत है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ निखिल जैन जी जुड़ चुके हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर राजनीति में अब क्या होने वाला है। एक के बाद एक बड़े बयान तो तमाम लोगों की ओर से आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के मन में ऐसा क्या चल रहा है और वो क्या कुछ करने वाले हैं, क्या संकेत आपको मिल पा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि सियासत क्या करवट लेने वाली है? नफीसा जी, मुझे नहीं लगता सियासत अभी करवट लेने वाली है, पर एक चीज जरूर है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा जब इस चुनाव में गए थे तो वो एक कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत की बातें करने लग गए थे, 400 पार की बातें करने लग गए थे। लेकिन जनता ने उन्हें सिखाया है कि इस देश में विपक्ष को कभी मिटाया नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी की अब दिक्कतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि जो आज उनके सामने विपक्ष है वो सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं, बल्कि भाजपा के अंदर भी विपक्ष है, एनडीए के अंदर भी विपक्ष है, आरएसएस का खुद का विपक्ष है। हमने देखा है अभी आरएसएस के जो प्रधान है मोहन भागवत, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो कह रहे, भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन सबको पता है बात किसकी हो रही है, कि अहंकार इतना बढ़ गया था कि 400 की बातें हो रही थी, 240 आए। उनके एक और आरएसएस के सीनियर पदाधिकारी ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि भाजपा के अंदर ही अंदर जो बड़े शीर्ष नेता रहे हैं वो भी आज इस सरकार से नाखुश है। सिमिलरली अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो बातें तो बहुत बड़ी करी गई थी जेडीयू के कैंप से और टीडीपी के कैंप से कि 2 कैबिनेट मंत्री लेंगे, 3 कैबिनेट मंत्री लेंगे, स्पीकर का पोस्ट लेंगे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें झुंझुना मंत्रालय पकड़ा दिए। किसी को एक एनिमल हस्बेंड्री का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, किसी को एक और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और वो शिंदे सेना, जिनको शिवसेना का सिंबल दिला दिया गया, शिवसेना का नाम दिला दिया गया, वो अजीत पवार की एनसीपी, जिसको एनसीपी का नाम और सिंबल दोनों दिला दिया गया, आज उन्हें एक कैबिनेट बर्थ भी नहीं दी जा रही है। जितन राम मांझी जो है वो एक सांसद है उनकी पार्टी से, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, लेकिन शिंदे सेना के एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं दिया जा रहा, कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया जा रहा, अजीत पवार को नहीं दिया जा रहा। जाहिर सी बात है ये सारे नेता आज नाखुश हैं। शायद अब नीतीश कुमार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की वो अगुवाई करने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये जो एनडीए और भाजपा के अंदर एक विपक्ष उजागर हुआ है, शायद अब इसकी वो अगुवाई करने की कोशिश करे। लेकिन ये बात तय है कि ये सरकार 5 साल नहीं चल सकती। नरेंद्र मोदी ने जब भी सत्ता पे काबिज रहे हैं हमेशा एक पूर्ण बहुमत से, आई नो इट ऑल, मैं ही हूं, मैं ही मोदी 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 करके उन्होंने अपनी सरकार चलाई है। गठबंधन की जो पेचीदगियां हैं वो नरेंद्र मोदी नहीं संभाल सकते, नीतीश कुमार इसका फायदा उठाएंगे और आप देखिएगा ये सरकार ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन ऑलरेडी बोल चुका है कि हम इस सरकार पे सही समय पे प्रहार करेंगे। अभी समय सही नहीं है, एक बारी बजट आने दीजिए और फिर देखिएगा कि कैसे अदानी अंबानी को सारे फायदे पहुंचाए जाएंगे, फिर से देश के युवा आक्रोश में आएंगे और उसके बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और इन सब नेताओं का प्राथमिकता बढ़ेगी और फिर देखिएगा कि कहां जाती है सरकार। जी, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपने आरएसएस का जिक्र किया। मोहन भागवत की खुली तौर पर नाराजगी सामने आ रही है और लगातार अहंकार की बात कर रहे हैं। तो क्या सर इसे माना जाए, समझा जाए कि आरएसएस भी कहीं ना कहीं नाखुश है, पर्दे के पीछे वो भी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से नाखुश है, नाराजगी कहीं ना कहीं आ रही है सामने क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है आरएसएस नाखुश है। आप ये देखिए कि आरएसएस वो संगठन है जो 1925 से इस देश में है और भाजपा एक वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आरएसएस के ही गर्भ से निकली हुई 1980 में बनी है। भाजपा की प्रिकर्सर जनसंघ हुआ करती थी जो 1952 में बनी थी मेरे हिसाब से। और ज्यादातर भाजपा के जो शीर्ष नेता है इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस के ही शाखाओं से निकले। आरएसएस को एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह माना जाता है। हमेशा ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी माना गया कि जो आरएसएस के संचालक है वो कहीं ना कहीं भाजपा के और संघ परिवार के इकोसिस्टम में प्रधानमंत्री से भी बड़ा दर्जा रखते हैं। अब मेरी इससे सहमति नहीं है, कोई भी संगठन प्रधानमंत्री की कुर्सी से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इंदिरा गांधी हो, जो मर्जी। लेकिन बात यह है कि आरएसएस और भाजपा का जो रिश्ता है वो ऐसा ही रहा है। आरएसएस के ही बहुत सारे कार्डर्स और ग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो चुनाव में
दरवाजे दर दरवाजे जाके लोगों को बोलते हैं कि भाजपा के लिए वोट करिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का अहंकार इस प्रकार का हो चुका है कि जिस आरएसएस की शाखाओं में उन्होंने अपनी जिंदगी के 30-40 साल दिए, अपने कथन के हिसाब से, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं, मैं मान रहा हूं, प्रधानमंत्री हैं, बात मान रहा हूं, उसी आरएसएस को आज वो छुटलाने लगे। उनके बनाए हुए नेता जेपी नड्डा, जो बाय द वे निर्वाचित नेता नहीं है, अपॉइंटेड है, नॉमिनेटेड है, नियुक्त नेता है, नरेंद्र मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया, वो जेपी नड्डा नेशनल न्यूज में ये कहने लग रहे हैं कि आरएसएस से तो हमें जरूरत नहीं है, हम तो आरएसएस से बहुत बड़े हो गए। अहंकार जब इस कदर का बढ़ जाए कि आप अपने माता पिता को उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, वो ना दे पाए, तो जाहिर सी बात है आपके माता पिता को पसंद नहीं आएगा। आरएसएस एक भाजपा के लिए एक माता पिता रूप वाली ऑर्गेनाइजेशन, तो तकरार तो है और नाखुश भी हैं लोग, और केवल आरएसएस में नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाजपा के अंदर लोग नाखुश हैं। जिस अशोक चव्हाण को, जिस अजीत पवार को, जिस हेमंत बिस्वा शर्मा को पानी पी पी के कोसा गया, देश का सबसे भ्रष्ट नेता बनाया गया, आज आपने किसी को राज्यसभा में सांसद बना दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा कर दी है। आरएसएस तो भाजपा के अंदर अब ज्यादा दिख नहीं रही है, और जाहिर सी बात है इसी चीज से आरएसएस को नाखुशी भी है। लेकिन सर देखिए, ये तो जग जाहिर है और इससे कोई नकार नहीं सकता इस बात को कि जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सामने आए हैं, और देखिए कहीं ना कहीं उनकी सहमति और उनके समर्थन से ही ये सरकार बनी है। लेकिन जो बिहार के डिप्टी सीएम है, बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं ना तो नीतीश कुमार, और यह बिहार की बात कर ले, ना तो वो किंग है और ना ही किंग मेकर है, यानी उनका कोई योगदान नहीं है। देखिए यही अहंकार है जो इस सरकार को 5 साल चलने नहीं दे सकता। जब आप एक गठबंधन की राजनीति करते हैं तो आपको मान के चलना पड़ता है कि भले ही हमारे आंकड़े ज्यादा हों, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो हमारे बराबरी में हैं, कोई हमसे नीचा नहीं है, कोई हम किसी के बॉस नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो बॉस छोड़िए, उन्हें तो भगवान बनने की आदत पड़ गई है। अभी चुनावी प्रचार में उन्होंने बोला ही था कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे तो भगवान ने भेजा है, पता नहीं कैसी कैसी उलूल जुलूल बातें करके वो चुनाव जीते हैं। जीते तो कहाँ है, बट बात यह है कि नरेंद्र मोदी को यही नहीं आता, और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं अलग अलग खेमों से कि ये सरकार नहीं चल सकती। अगर आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आंकड़ों के बल पर 272 का आंकड़ा पार कर रहे और उसके बाद उन्हें वो इज्जत नहीं दे रहे जो उन्हें मिलनी चाहिए, तो कब तक वो सहेंगे? अभी तो वो चल रहा है, उनका सह लेंगे थोड़ा, पर कब तक सहेंगे? एक दिन तो उन्हें भी अपने सम्मान का ज्ञात होगा। कोई छोटे मोटे छुटभैया नेता तो है नहीं, दोनों मुख्यमंत्री हैं, सालों साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कुछ एक नजरिए से देखा जाए तो दोनों ही नेता नरेंद्र मोदी के ज्यादा सीनियर है। नीतीश जी, नरेंद्र मोदी कोई भी मंत्रालय उन्होंने लिया था उससे पहले वो यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर थे। चंद्रबाबू नायडू तो 1995 में मुख्यमंत्री बन गए थे, नीतीश बाबू 1998 में कैबिनेट मंत्री बने भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी 2002 में मुख्यमंत्री बने। तो इतने शीर्ष नेताओं को ऐसे ट्रीट करना जैसे आपके वो घर के कोई नौकर हों या आपके छोटे हों घर के, ये ज्यादा लंबे समय नहीं चल सकता। तो क्या निखिल से ये समझा जाए, जैसा विपक्ष कह रहा है कि झुंझुनू मंत्रालय थमा दिया गया सहयोगियों को, और इसी की नाराजगी मंत्रालयों के बंटवारे के बाद ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज अब होते दिख रहे हैं? जाहिर सी बात है नाराज है, लेकिन उन्हें भी अपनी सरकार चलानी है, और कितनी बारी पलटेंगे। अब थोड़ा सा वो चाचा देखिए पलटने में तो मशहूर है, लेकिन चाचा को भी ज्ञात है कि हर 4 महीने में नहीं पलट सकते। कुछ चाचा के दिमाग में होगा कि 1 साल 2 साल का एक गैप लेके पलटना पड़ेगा। अभी थोड़े ही सब कुछ 5 महीने हुए मेरे ख्याल से चाचा को पलटे हुए, 5 महीने भी नहीं हुए। मुझे लगता है कि चाचा सिर्फ इंतजार कर रहे हैं 2025 के बिहार चुनाव का, और वो शायद एक मौका होगा जब चाचा पलटेंगे। क्योंकि आप अभी भी देखिए कि मुद्दों में, बड़े मुद्दों में मतभेद है। भाजपा ने अपना चुनाव इस चीज पे ये भ्रम फैला के लड़ा कि कांग्रेस आएगी तो सारे दलितों का आरक्षण छीन के सारे मुसलमानों को दे देगी, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उनके तो मैनिफेस्टो में अधिकृत रूप से ये लिखा हुआ है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आज वही एनडीए में सरकार में है, तो मतलब एक पार्टी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है और दूसरी पार्टी इसके यानी कि भाजपा इसके साथ खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू हैं, कास्ट सेंसस के खिलाफ नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन नीतीश कुमार उसके साथ है। अग्निवीर को इतना डंका बजा के, ढोल नगाड़े बजा के, एक वाहियात स्कीम को, हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली स्कीम को यही नरेंद्र मोदी सरकार लाई, लेकिन आज नीतीश बाबू उसके खिलाफ है। कब तक ये अंतर्द्वंद चल पाएगा, कब तक ऐसे मतभेद चल पाएंगे? थोड़े से समय की बात है कि ये मतभेद मनभेद में बदलेंगे,
और ये सरकार गिरेगी। अब यही देखना है कब गिरेगी। तो यही बात की जब स्टैंड लेने की बात आएगी, जब डिसीजन लेने की बात आएगी, तो तब कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर टकराव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली के अंदर सब मीटिंग करने वाले अपने तमाम नेताओं के साथ, इसके क्या मायने निकल कर आ रहे हैं? आप क्या समझ पा रहे हैं कि क्या कोई बड़ा संकेत वो दे रहे हैं? देखिए, ये तो कहना मुश्किल होगा कि क्या संकेत नीतीश बाबू देना चाह रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी-अभी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है और जो नीतीश कुमार जो हैं, वो जो एक मीटिंग कर रहे हैं, वो एनडीए के नेताओं के साथ ना करके, भाजपा के नेताओं के साथ ना करके अगर अपने पार्टी की मीटिंग अगर वो दिल्ली में करते हैं, तो इसके मायने देखे जाने वाले हैं कि अगर जेडीयू की ही मीटिंग करनी थी, तो आप पटना में भी कर सकते थे। आपको दिल्ली में क्या आने की ज़रूरत पड़ी? कहीं ये तो नहीं है कि दिल्ली में अपने नेताओं के साथ बैठ के उनका सलाह मशवरा लेके इंडिया गठबंधन के जो नेता है राहुल गांधी हैं और बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनसे कहीं संवाद करना हो। क्योंकि अब राहुल गांधी अगर उड़ के पटना जाएंगे और नीतीश कुमार की एक मीटिंग हो रही होगी तो ज्यादा सुगबुगाहट होगी। लेकिन अगर दिल्ली ही दिल्ली में कोई मिल जाता है तो इतना शायद धुआं ना निकले। लेकिन ये बात जरूर है कि नीतीश बाबू के संबंध विपक्ष के साथ शायद बेहतर है जो सत्ता पक्ष के साथ है, और यही संबंध इस सरकार के लिए सबसे बड़ी क्षति बनेंगे। और यही देखने वाली चीज है कि आगे किस तरीके से उनका रूप है। नीतीश कुमार तो पीएम मोदी के पैर छूटते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अगली बारी जीत कर आए तो उससे ज्यादा सीटें लेकर आए, सारी की सारी सीटें आपकी हों। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं, दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के नेताओं की एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगती है कि हास्यात्मक बहुत होते हैं। इतना एकदम कुछ नेता होते हैं जो एकदम गंभीर रहते हैं सारे दिन, जैसे केजरीवाल जी बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत गंभीर राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी की बहुत गंभीर राजनीति है। लेकिन चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, हंसी मजाक बिहार के नेताओं को बहुत अच्छे से आता है। अब देखिए ना कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, भाजपा ने टारगेट दिया कि हम 400 पार लाएंगे। नीतीश कुमार ने एक रैली में कह दिया नहीं नहीं, मैं तो कामना करता हूँ 400 पार नहीं 4000 पार हो जाए। अब एक रूप में देखा जाए तो कोई उन्हें कहेगा कि नीतीश बाबू शायद मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से बहुत बहुत तीव्र व्यक्ति है वो। अब कोई कहेगा वो नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे और कोई बोलेगा कि ये तो मजाक चलता रहता है, हंसी मजाक। मैं इसे तीसरे रूप में देखना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार यही बिहार के नेताओं की जो छवि है हंसी मजाक करते रहने की, एक लाइट माहौल रखने की, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तभी वो 400 की 4000 सीटें भाजपा को जिता दे रहे हैं। मजाक मजाक में अपनी ही उम्र के नरेंद्र मोदी के पैर छू दे रहे हैं। कभी कहे भाजपा का झुंझुना भी हाथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन अंत में जिस भाजपा ने उनके नेताओं को ये झुंझुना मंत्रालय पकड़ाया है, नीतीश कुमार दिखाएंगे तो जरूर कि बिहार में अगर उन्होंने 20 साल से जिस तरीके से वो सत्ता पे काबिज रहे हैं, तो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए भाजपा को, और भाजपा इसका नतीजा जरूर देगी। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण से दूरी बना लेते हैं। चंद्रबाबू की नायडू जब शपथ लेते हैं तब वो वहां नहीं जाते, और अब दिल्ली के अंदर वो मीटिंग करने वाले हैं। टेंशन जरूर बढ़ गई होगी बीजेपी खेमे में। टेंशन जरूर बढ़ गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अल्पमत वाली सरकार, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये बीजेपी को मत नहीं मिला, यानी कि बहुमत से दूर रह गई। लेकिन सर सबसे बड़ी पार्टी फिर भी बीजेपी है और एनडीए के साथ सरकार बनाई है, तो इसमें अभी भी किस बुनियाद पर या आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जल्द ही गिर जाएगी? देखिए, इस बुनियाद पे कहा जा रहा है कि भाजपा नरेंद्र मोदी के अंडर जैसी पार्टी बन चुकी है, ये गठबंधन नहीं चला सकती। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही उभर के आई है, सबसे सरकार भी उन्होंने ही बनाई है एनडीए के साथ मिलके, लेकिन ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इसमें उन्हें और लोगों को सम्मिलित करके चलना पड़ेगा, और ये सम्मेलन का जो आर्ट है, जो एक कला है, ये नरेंद्र मोदी को नहीं आती, और इसीलिए उनकी सरकार हमेशा एक खतरे में है। जी चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा निखिल जैन जी। लेकिन अभी भी सवाल यही बरकरार है कि आखिर दिल्ली के अंदर क्या कुछ होने वाला है, जेडीयू की मीटिंग से क्या सामने आता है। बहरहाल ये तो जब मीटिंग होगी तभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी, लेकिन फिलहाल के लिए राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई।